जो मुझे आपको बताना है ना, वो ये कि जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कहीं नौकरी मिले, फिर उस नौकरी में हम कुछ सीखें, फिर जब हम सीख लें और बहुत अच्छे से आ जाए, तब हमको जब कॉन्फिडेंस आ जाए, तब हम जाकर के अपना कुछ काम चालू करें। वो बहुत से बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है बिना यूनिवर्सिटी जाए, या बहुत से लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते ही क्लैरिटी आ जाती है। जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं या बिल गेट्स हैं, इन लोगों को कहा जाता है दे आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। बहुत सी जगहों पर फेसबुक में और मतलब लिंक्स में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि दे ड्रॉप्ड आउट एंड दे स्टार्टेड, बट द फैक्ट इज दे डिडंट ड्रॉप आउट द कॉलेज, कॉलेज वाज टू एक्सपेंसिव फॉर देम। इन द सेंस, अगर एक साल और कॉलेज में रहते तो उनका जो आइडिया जो उनको एग्जीक्यूट करना था वो एक साल लेट हो जाता। ये ऐसे ही है जैसे आज मैं अगर एमडी हूँ, एमडी के बाद मुझे लगे कि नहीं मुझे डीएम करना चाहिए, और डीएम करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना बिजनेस चालू करूंगा, तो उस डीएम से मेरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीएम इज डॉक्टरेट इन मेडिसिन। हाँ, उस डीएम से मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है, और लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या है, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक इट बिगर एंड बिगर। तो उस डिग्री से कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर नहीं पड़ने वाला है देन आई विल बी वेस्टिंग माय टाइम। तो एक पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानते नहीं है, ज़्यादातर पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पास करेंगे तो अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी प्लेसमेंट होगी तो बच्चे के अंदर में टैलेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बट दे फॉरगेट, मोस्ट ऑफ दीज पीपल लाइक दे फॉरगेट दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डिग्री से नहीं आता। किसी से आता है कॉन्फिडेंस? द वर्क दैट यू नो। मतलब भाई शीरीष है, आज उसको अगर चढ़ करके यहाँ 4 सीढ़ी चढ़ के उतार ले, दैट इज कॉन्फिडेंस। वही इससे छोटी है, वो चढ़ नहीं पाती तो रोती है, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो इट इज द एक्सपीरियंस, वो भी ट्रेडिशनल सेंस में नहीं कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, बट जब काम पे जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। जैसे आज भैया से मिलाऊंगा मैं आपको, भाई साहब हैं, उनके पास बीकॉम का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, बट ही डजंट नो एनीथिंग। इट इज द experience in real sense where you have done and you can do it again. मैं आपसे कह दूं भैया ये रोटी बना लेंगे, बोलेंगे सर कभी रोटी बनाई तो नहीं है, दैट इज नो एक्सपीरियंस इन रोटी बनाना। और वहीं पर बोल दो भैया आप ये घर है, आपकी देखभाल छोड़ दूं, आप बोलेंगे हाँ। कल एक घटना हुई, भाई साहब ये थे वहां पर स्कूल में, तो टीचर ने बोला कि सर थे वहां पर, सर यहाँ टेस्ट चल रही है, मुझे घंटी चाहिए, वो टन टन वाली घंटी। तो प्यून बोलता है कि घंटी तो देखनी पड़ेगी कहाँ है। तो फादर के पास गए, फादर ने कहा मेरे पास घंटी है, कहाँ है, खोजो। खोजा गया, खोजा गया। आधे घंटे बाद आकर के उसने सर को बताया कि सर घंटी नहीं है। एक कायदे का बंदा विथ नॉर्मल आईक्यू, वो बोलता है सर रुक जाइए। भाई साहब ने कहा 50 रुपए देता, जाओ फटाफट दुकान से ले आओ घंटी। अब इस पूरे कांड में कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने अपना दिमाग यहां तक यूज किया हो। दैट इज एक्सपीरियंस। अगर मुझे घंटी की बहुत अर्जेंट जरूरत होती तो मैं उसको ले आता। मैं आपको कुछ बताना चाहता था इस बंदी के बारे में। हर नेम इज मंजू भाटिया। शी स्टार्टेड वर्किंग एट 16 एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। एट 26 दिस चिट ऑफ अ गर्ल फ्रॉम इंदौर इज द जॉइंट एमडी ऑफ दैट कंपनी, a pan India loan recovery company which employs only female agents. तो बोलता है आप ही थोड़ी सोचिए कि लोन रिकवरी एजेंट कैसा दिखता होगा, तो आपके मन में आएगा फुल ब्लडेड मैचो मेल एंड गजनी टाइप विलन, but who is dragging defaulters out of their home, screaming and kicking. By loan recovery, Manju Bhatia does not chew pan, nor does she have any Schwarzenegger shoulders. She is chit of a girl looking even smaller behind the giant desk than she actually is. Just 26-year-old. Manju Bhatia is the joint MD of Vasuli, a loan recovery company which employs only females. That was her idea. Beams Parag Shah, MD of Vasuli. ये idea भी उसी का है कि खाली ladies को उसमें रखो. I started the business, but whatever the organization is today is because of her. From 25,000 rupees to just one client, today they have got 26 branches handling more than 500 crore and recovering 20 nationalized banks loans. थोड़ा सा मैं बताऊंगा और
इसके पिताजी जो थे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिजनेस करते थे, छोटा मोटा, मिडिल क्लास फैमिली थी, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। और मंजू वॉज अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ ग्रेट वन। फिर कुछ बट शी हैड समथिंग जो बहुत ही कम बच्चों में होता है, द डिजायर टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फिर उसने क्या किया, उसने 12th पास किया, एंड आई डिसाइडेड दैट आई मस्ट वर्क समवेयर इवन इफ आई गेट पेड ओनली ₹500। इट्स ओके बट आई वांट टू लर्न। फिर उसने शी स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज इवन एज शी वाज गिविंग फाइनल एग्जामिनेशन। सीबीएसई बोर्ड का जब उसने बिटवीन गिव लॉट्स ऑफ लीव इन बिटवीन एग्जाम्स के बीच में, सो आई वुड गो एंड गिव इंटरव्यूज। जहां पर नॉर्मल बच्चे दिन रात तैयारी करते रहेंगे बोर्ड में अच्छे नंबर पाने के लिए, उसको पता था कि मेरे को कितने नंबर आएंगे। CBSE had given not that there was lot of choice of jobs in the city like Indore, but Manju wasn't fussy about it. मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। She accepted a job as receptionist in Tulika International, a small pharmaceutical company owned by a family friend, Parag Shah. April 1st, 2003, I completed my class 12th board exam, and 2nd April 2003, I started working. On the first day, Parag told the 16-year-old something she never forgot. If you want to become something, learn the basics. कभी भी कोई भी काम छोटा नहीं समझो. The reception, he explained, is like the control room of the office. So there is a scope to learn everything about how an office functions. 3 days later, Manju was given additional responsibility of handling accounts. I had done commerce in class 12th and maths. So what I did was learn how to use Tally. Tally मुझे अभी तक नहीं आता और हम लोगों को चाहिए अकाउंट्स के लिए, देखते हैं. So Manju was not only managing accounts but also trading raw materials, which was the main business of Tulika. बोलती है, although she had no science background, Manju quickly learned all the ins and outs of diclofenac sodium, betamethasone and clobetasol. That combined with her love for browsing the internet made her natural pro. In pharmaceuticals, if you trade in unique drugs, you get good margin. I had a passion to find these drugs which are not very easily supplied. Having produced an API at a good price, you have to find customer. So again, Manju would track down which were the biggest factories in need of these drugs companies and contact them through internet. बोलता है, in fact you won't believe it, but at times I used to buy suppliers from Mumbai. From Mumbai, the product would come to Indore, and we used to do billing and packaging and then sell it back to people in Mumbai. माल बंबई से उठाती थी, इंदौर बुलाती थी, वहां पैकेजिंग करके वापस मुंबई के सप्लायर्स को बेचती थी. पहले बताया था मैंने. हाँ, जो रिकवरी करती थी, लोन का रिकवरी करती थी. तो अभी ये लंबी कहानी है, इसको आप खुद पढ़ेंगे. बट these are girls, 25 women entrepreneur who have done something big. लेट नहीं करना है अपने आप को. अगर लगता है कुछ करना है तो स्टार्ट करना है. मैं यही कह रहा था. अगर पापा जोर दे रहे हैं कि मम्मी जोर दे रही है, नहीं बेटा पढ़ाई कर लो, नाम कमाओ, अगर वो नहीं है, so let's start. You have got BBA. और जो बाकी, now she is doing PhD also, but पूरा पढ़ाई काम करते करते. तो अपने को MBA चाहिए, PhD चाहिए, डॉक्टरेट चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन मेन क्या चाहिए? अकाउंट में पैसा चाहिए और फ्रीडम चाहिए. वो पहले चाहिए अपने को. सो लेट्स गेट ऑन विथ इट. मतलब अभी तो 10 दिन का टाइम लिया है पापा से. मैंने एक चीज चेक किया कि जब मैं MD जेनोगा जब मुझे मिली थी बुक, उसके पहले तक पिताजी मुझे सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली. मैं जॉब करता था 8,000 रुपए की, और हर 3-4 महीने में बहाने से, मतलब मुझे बाइक खरीदनी है, घर में टीवी खरीदना है. बब्बू क्या रहता था, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स इलाहाबाद रहते थे और मैं दिल्ली रहता था. तो 4-5 महीने में 30,000, 25,000, 20,000 ऐसे. कभी मुझे MD में एडमिशन करना है तो उस बहाने से पैसे आ गए. 50,000, 30,000 का एडमिशन ले लिया, 20,000 रुपये रख लिए कि चलो थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे. लेकिन जब जेनोगा आई, और तब से मेरे मन में एक नया क्वेश्चन उठा कि आशीष भाई, तुम सचमुच में कितना कमाते हो? तुम्हारी अपनी औकात, मतलब औकात तो वही है ना जितना मैं कमा रहा हूं. तो फिलहाल मेरे खर्चे भले हैं 10,000 रुपये महीने उस टाइम पर, बट मेरी इनकम कितनी है, मेरी पर्सनल इनकम कितनी है जो पेरेंट्स को काट दूं. तो मैंने लकीली एक जॉब मिल गई, 14,000 की मिली थी.
और उसमें काट पीट के वो लोग टीडीएस नहीं, प्रोविडेंट फंड वगैरह काट करके देते थे हाथ में 11,000। 2-3 महीने काम किया मैंने, और फिर वही रिम्पी मिली मुझे। मुझे लगा यार वहां पर जो बंदों के पास एमडी है उनको तो मिलते हैं 40,000 उसी काम के, और मुझे मिलते हैं 11,000। तो देन आई स्टार्टेड एमडी, और वो भी जो सबसे सस्ती मार्केट में हो सकती है वो ली, बिकॉज पापा से पैसे लेने थे मुझे। पापा ने इनफैक्ट कहा कि नहीं नहीं, इंडिया में कर लो। इंडिया में थोड़ा महंगा था, तो मैं बाहर गया था, इंडिया से बाहर, वहां सस्ता था। और आई स्पेशली वेंट टू रशियन कंट्रीज बिकॉज इट इज चीपर टू स्टे देयर, लिव देयर। नहीं, इट वाज यूक्रेन, द पार्ट ऑफ रशिया। और सेकेंडली इट वाज इजीली अवेलेबल। मेरे पास इतना पेशेंस और नहीं था कि मैं कंपटीशन एग्जाम दूं, फिर उसका मुझे रैंक मिला, और मुझे चाहिए थी रेडियोलॉजी ब्रांच, क्योंकि रेडियोलॉजी में 2 चीजें सिंपल थी। एक, ज्यादा सैलरी है, सबसे ज्यादा सैलरी रेडियोलॉजी में है। नंबर 2, काम सबसे आसान है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती हम लोगों के यहाँ। अल्ट्रासाउंड करते हैं शाम को 6 बजे, खाली हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। रात को कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं। तो क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था और पैसा चाहिए था जो मैं काम करना चाहता हूँ उसके लिए। तो जब मैंने ये चेक करना शुरू किया कि अब जब एमडी कर ली, तो मेरी जो पहली नौकरी थी वो थी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर बाढ़ आई थी। वहां पर मुझे मिलता था करीब 35,000 रुपए। तो मुझे लगा साला इतना एमडी करने के बाद 40 उनको मिल रहे हैं, मुझे 35 मिल रहा है। फिर 4-5-6 महीने काम करने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि डॉक्टर साहब अब हमारी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम था, बाय बाय कर दिया। बड़ा गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन भी आया। फिर नहीं हुआ कि अब अपना बिजनेस करेंगे, छोड़ दिया उसको। गाजियाबाद आए, किराए का मकान लिया और बिजनेस चालू कर दिया। 2 महीने तक कुछ भी काम नहीं मिला, और जो सारी सेविंग थी अंडा फसूल हो गई, खत्म हो गई। टेंशन। फिर मैंने एमबीबीएस का काम खोजना शुरू किया, बिकॉज वहां पर जितने भी एमडी के काम थे दिल्ली के एरिया में, आप अगर इंडिया से एमडी नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी नौकरी। लकीली मेरे पास इंडिया की एमबीबीएस थी, तो मैंने 4-5 जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए, काम चालू करिए अगले महीने से। किस्मत से, इट वाज कंप्लीटली किस्मत से, मुझे फोन आई चेन्नई से कि हमारे यहाँ 1-2 जगह खाली है एमडी की, और आप आ जाइए, और एक और डॉक्टर है। मैंने कहा मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो भी एमडी है। उन्होंने हवाई जहाज का टिकट दिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने कहा यार जो कंपनी टिकट दे रही है हवाई जहाज का, इसका मतलब पैसे दे सकती है। गए वहां पर, वी गॉट अ जॉब। 2 साल तक वहां काम किया, फिर वापस यहां पर आ गए। और अब यहां से मैं तभी जाऊंगा जब मेरा अपना बिजनेस मेरे सैलरी से ज्यादा देगा। अब मुझे एक चीज क्लियर हो गई बॉस, एक तरफ तो मेरे पास कम से कम ठीक ठाक से सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज लाइक अप्स एंड डाउन्स। किसी महीने पैसे नहीं आएंगे, किसी महीने आएंगे, तो वो पैसे कहां से भरूंगा? इट हैज टू बी फ्रॉम अ जॉब। इवन इन्फोसिस जैसी कंपनी, इन्फोसिस के कौन थे फाउंडर? अरे वो जो सर इन्फोसिस नहीं, ये दूसरी कंपनी थी, जो चश्मा पहनते हैं, जो मारुति में घूमते रहते हैं लुंगी पहन के। नहीं, चेयरमैन इन्फोसिस थी, कौन सी कंपनी थी वो? इन्फोसिस, आर नारायण मूर्ति, यू नो, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? नारायण मूर्ति की वाइफ ने बोला ठीक है मैं जॉब पकड़ती हूँ, तुम बिजनेस करो। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया है कि अभी शुरू में जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं हो जाता, मतलब हमारा अपना घर नहीं हो जाए और थोड़े बहुत बैंक बैलेंस नहीं हो जाए, तब तक हम दोनों जॉब करेंगे और टीम इकट्ठी करेंगे। एक और चीज मैंने खोजी, अभी रिसेंटली हम लोग गए थे दिल्ली में, अशोका होटल में एक सेमिनार हुआ था 2 दिन का। तो एक बंदा स्पीकर आया था, बोला बातचीत की उसने। फिर मैं रिम्पी से कहा रिम्पी कितना कमाता होगा, इसके पास कौन सी गाड़ी होगी? तो HCL का वो सम बिग फाउंडर इज देयर। तो मैंने कहा रिम्पी इसके पास हो ना हो मर्सिडीज तो पक्का होगी। तो गाड़ी आई, वो मर्सिडीज नहीं थी उसके पास, बेंटले थी। उससे भी ऊपर। तो उसने स्पीच, एक मतलब स्पीच में, अपने लेक्चर में बात बताई कि ट्राई टू टेक टैलेंट वेरी अर्ली ऑन। तो उसने एक बंदे को उठाया था बहुत ही यंग, जैसे आपकी उम्र में, एंड ही इज नाउ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ HCL. So somewhere he had no experience and this fellow didn't have money. So he offered him some share in the company. और they started working, और HCL is now obviously HCL, आप तो जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि let's come down to basic, कि अपने को क्या चाहिए? अपने को सिंपल चाहिए, एक रिस्पेक्ट सोसाइटी में, पैसा आएगा तो रिस्पेक्ट भी आएगी, और ढेर सारा नॉलेज जो भी प्रैक्टिकल हो।
डॉक्टरेट वाला नॉलेज नहीं चाहिए, पीएचडी हूं, मैं लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन काम मुझे पता नहीं। तो जब वो है तो लेट्स स्टार्ट समथिंग कुछ। दूसरी एक बड़ी खास चीज मुझे रिसेंटली जो मालूम पड़ी है वो ये कि जो कॉलेज की पढ़ाई है, स्पेशली डिग्री वाली, वो ज्यादातर पढ़ाई यूजलेस है। उसका खास कारण है यूजलेस क्यों है। ही सेइंग थियरी जो हम पढ़ते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल जब अप्लाई करना पड़ता है तो वो बहुत बार डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ाई निकली है, जो लिखा गया है, मान लीजिए आपने एमबीए की थियरी की बुक ले ली और उसको पढ़ करके आपने जानकारी लेना है, उसमें ज्यादातर डिटेल्ड पढ़ाई होती नहीं है। क्यों? एक टॉपिक में कुछ कांट छांट करके लिख दिया और बाकी अगर आपको चाहिए फॉरवर्ड रीड बायोग्राफी फ्रॉम दिस एंड दिस सो एंड सो बुक। अब वो चीज क्यों नहीं डाला इसमें? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतने गहराई से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइफ में कोई चीज प्रैक्टिकली करना है तो आपको उसको गहराई से जानना पड़ेगा। मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, उसका मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं। अगर अल्ट्रासाउंड में एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे पूछा कि पेशेंट को देख लो क्या है, तो मैंने देखा, उसमें लिख दिया हाइपर इकोइक, मतलब चमकने वाली चीज अल्ट्रासाउंड में दिख रही है किडनी में। वो पेशेंट वापस चला गया, उसका ऑपरेशन किया तो उसमें पथरी नहीं थी। तो फिर मुझे फोन किया, बोलते हैं आशीष तुम बड़े वैसे आदमी हो। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो तुमने पथरी लिखी थी उसमें, और हमने खोला तो उसमें पथरी नहीं थी। मैंने कहा सर मैंने तो पथरी लिखी नहीं थी उसमें। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा उसमें लिखी थी चमकती हुई सफेद चीज दिख रही। बोलते और क्या चीज हो सकती है चमकती हुई सफेद? मैंने कहा सर बहुत सी चीजें हो सकती हैं, उसमें ब्लड भी हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो बोलते हैं तुम, ही गॉट एनॉयड। बट अब ये जो चमकती हुई सफेद चीज, मेरी गलती ये है कि मुझे उसमें लिखना चाहिए थे, लिखना चाहिए था हो सकता है ब्लड, हो सकता है पथरी हो सकता है ना हो, एंड वी शुड हैव डन मोर इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने अपना डाउट क्लियरली वहां पर एक्सप्रेस नहीं किया। और वो क्यों? बिकॉज आई लैक्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दैट सेम फील्ड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ज्यादातर जो थियरी की बुक्स लिखी गई हैं, वो पहले प्रैक्टिकल किया है किसी ने, फिर अपनी किताब लिखी है, फिर उन किताबों में से कुछ कुछ काट छांट करके थियरी की बुक्स में डाला गया है। और बच्चे उन थियरी की बुक्स को पढ़ करके जब पास करते हैं एग्जामिनेशन, तो उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कुछ कर सकते हैं। 95% बच्चे जो एमबीबीएस करके निकलते हैं, वो मरीज को दवाई देने में कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको। और वहीं पर 95% जो झोला छाप जानते हैं, क्वैक्स, जो 3 साल या 2 साल या 5 साल किसी डॉक्टर के साथ काम करके निकलते हैं, बाहर अपनी दुकान खोलते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम सर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है इसमें और उसमें क्यों नहीं होता इतने पढ़ने के बावजूद? बिकॉज ये लोग प्रैक्टिकली काम सीख रहे हैं और वो लोग थियरी से काम सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं। और देयर इज अ काइंड ऑफ ईगो ऑल्सो। पता है, मेरा एक कजन है, उसने किया है बीटेक वगैरह कुछ किया है, 6 महीने तक घर पे बैठा हुआ था। मुझे जॉब क्यों नहीं कर रहा है? तो भैया जॉब नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे जॉब नहीं है? मेरे यहाँ आ जा, मैं तुझे जॉब पे रखूंगा। बोलता है नहीं भैया अच्छी जॉब नहीं है मार्केट में। मैंने कहा अच्छी जॉब मतलब? तो कम से कम 25-30 हजार तो मिलना चाहिए। और मैंने कहा जो मिल रही है वो तो उठा। भैया वो तो बीए वाले भी वही की नौकरी कर रहे हैं, मैं भी वही नौकरी करूंगा। ये खतरा हो जाता है थियरी के एग्जाम पास करने से, कि आपकी गर्दन थोड़ी अकड़ जाती है कि अगर दरवाजा छोटा है तो उसमें से निकलेंगे नहीं। आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? अब 6 महीने बाद जब उसको जॉब नहीं मिली, तब उसने एक एमआर की जॉब पकड़ ली। अब 6 महीने में ही इज क्वाइट हैप्पी दैट उसने अपनी बाइक खरीदी, और अब बोल रहा है भैया एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी बिकॉज इसका एक्सपीरियंस उसमें काम में आएगा। अल्टीमेटली गॉड इज नॉट थियरी, नॉट सर्टिफिकेट, बट योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकली हैंडलिंग थिंग्स बाय योर सेल्फ। उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की हेल्प से हैंडल किया हो। भाई आप खड़े हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं साल भर, 2 साल 3 साल, जब पहली बार खुद सर्जरी करनी पड़ेगी ना, तब असली डर लगेगा। हाथ कांपते हैं पहली बार। मैंने पहली बार अल्ट्रासाउंड शुरू किया, पेट में बच्चा था, उसकी एक खास हड्डी होती है फीमर। मैं घुमा रहा हूँ, हड्डी नहीं मिल रही है, वाली हड्डी नहीं मिल रही है, रिम्पी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उसने कहा हटो तुम, टाइम लगा रहे हो उतना। रिम्पी ने किया, फिर को बहुत डांट खाया मैंने। रिम्पी ने सिखाया मुझे अल्ट्रासाउंड, बट नाउ आई डू फास्टर देन हर।
So, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, वो खाली ये नहीं है कि आपके दिमाग में नॉलेज आती है, इट गोज इनटू योर हैंड्स, योर मसल्स, एंड कोई बात नहीं, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर बॉडी. ये इतना डिफरेंस है सिद्धार्थ, दैट वन इज लाइक रीडिंग हाउ टू राइड बाइसिकल एंड वन इज यू आर राइडिंग द बाइसिकल. उसमें हड्डी तोड़ेंगे, बट दैट हड्डी तोड़ना विल बी, दैट मेमोरी विल नॉट बी योर कॉर्टिकल मेमोरी, ब्रेन की मेमोरी नहीं रहेगी. वो मेमोरी क्या हो जाएगी, आपकी फिजिकल बॉडी की मेमोरी हो जाएगी. दिस इज अ वास्ट डिफरेंस. चला सकते हैं आप, बिल्कुल. कार देख लीजिए कैसे चलाते हैं. अब कोई बोले थियरी पास कर लो, साल भर थियरी पढ़ लो, सारे इंजनों के पार्ट्स के नंबर याद कर लो, राइट गियर कैसे दबाना है, लेफ्ट गियर कैसे दबाना है, एक्सेलेटर कितना जोर से दबाना है, बट देयर इज अ डिफरेंस. दैट डिफरेंस जानबूझ के कॉलेज वाले छुपाते हैं. क्यों? पैसा कौन देगा फिर? कॉलेज वालों के पास जॉब तो है नहीं कि आपको प्रैक्टिकली सिखाते. उनके पास तो खाली क्लास बिठा दिए, टीचर बिठा दिया, आपको बैठा के बोर करा रहे हैं. अगर वो इंटरेस्टिंग होता और आप सीखते तो बच्चे बोर भी नहीं होते स्कूल में. बच्चे फिर प्रैक्टिकली करते काम. अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्लास में बच्चे कैसे सीखते हैं. शाम को देखेंगे आप बच्चे मैथ्स कैसे सीखते हैं.